Hello and welcome to Inspire Educators. We are discussing about geometry यानी ज्यामिति। हम लोग ज्यामिति के बारे में बात कर रहे थे। पिछले 2-3 सेशन से हम लोग ज्यामिति के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। पिछले सेशन पे अगर हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपने देखा कि हम लोगों ने सबसे पहले एंगल के बारे में सीखा। एंगल के साथ साथ हमने ट्रायंगल के बारे में सीखा या त्रिभुज के बारे में सीखा या त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किया। और त्रिभुज के साथ साथ हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के कुछ प्रॉपर्टीज या विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन किया। और उस दरमियान हमने यह पाया या हमने यह सीखा तो बहुत सारी चीजें हैं। क्वाड्रेचर तो ज्यामिति बहुत बड़ा चैप्टर्स है या ज्योमेट्री बहुत ही बड़ा चैप्टर्स है। पूरे चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इस पूरे चैप्टर को खत्म करने में कम से कम 20 दिन लगेगा। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं, बेसिक सूचना जुटा रहे हैं, तो उस लिहाज से उम्मीद करते हैं कि आपको ज्योमेट्री या ज्यामिति का नेचर या प्रकृति पता चल गया होगा कि ज्यामिति होता क्या है। तो हालांकि अलग अलग सेक्शन से 1-2 क्वेश्चंस को करके वहां पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि किस तरीके से आप ज्यामिति या ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो विशेषताएं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अलग अलग ज्यामितीय स्वरूप की बताई जा रही। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम लोग ज्योमेट्री से ही संबंधित सेशन लेने वाले हैं, यानी ज्यामिति से ही संबंधित आज भी आपकी कक्षाएं चलने वाली है ना। तो अगर उसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़े, ज्यामिति को ही थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे आज के सेशन में हम लोग कंसेप्ट से ज्यादा थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट तो आप पढ़ ही चुके हैं। लेकिन अब उन कंसेप्ट का यूज करके हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, इस बारे में थोड़ा हम लोग समझने का या करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले 1-2 चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्यामिति में, उन चीजों को समझ लेना आवश्यक है। जैसे पहली चीज आपके सामने लिखी हुई है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। ध्यान पूर्वक देखते रहिए। चक्रीय चतुर्भुज, साधारणतः आपने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा या क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा, और आपने देखा कि क्वाड्रिलेटरल वह ज्यामितीय आकृति होती है जो 4 साइडों से घिरी हुई होती है या जिनका निर्माण 4 साइड या 4 भुजाओं से मिलकर होता है। और अगर 4 साइड से मिलकर किसी भी ज्यामितीय आकृति की रचना हुई है तो वहां पर 4 एंगल भी आपको देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4। साधारणतः आप चतुर्भुज को इस रूप में देखते हैं, तो 4 साइड 1 2 3 4 और 4 एंगल चतुर्भुज में सामान्यतः होता है। और इस आधार पर आपने अलग अलग चतुर्भुज के बारे में भी जानकारी प्राप्त की कि चतुर्भुज एंगल और साइड में विभिन्नता के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग थोड़ा सा चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चक्रीय चतुर्भुज भी एक प्रकार का चतुर्भुज ही है, लेकिन अगर कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष किसी सर्कुलर पाथ पर हो, यानी चक्रीय पार्ट पर हो या किसी वृत्त के परिधि पर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को ही हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे ये वृत्त है, अगर हम इसके परिधि के 4 पॉइंटों को मिलाकर कोई चतुर्भुज बना दे, तो ये जो चतुर्भुज बना है ए बी सी डी, ये क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। ये क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज। सारे के सारे चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये बात आप लोग जानते रहिए, ठीक है। इसलिए जब आपने चतुर्भुज पढ़ा था तो आपने पाया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर चारों कोणों को जोड़ दे 360 डिग्री बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज जब होगा, अगर ये इसके चारों शीर्ष किसी सर्कुलर पार्ट पर होंगे, तब भी इनके चारों कोणों का योग 360 ही होगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज की एक और विशेषता होती है, और उसी विशेषता को बताने के लिए आज इस सेशन को हम ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अन्य जो चतुर्भुज होते हैं उनके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, लेकिन आमने सामने के कोण जरूरी नहीं है कि 180 डिग्री हो।
लेकिन चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग यानी एंगल ए प्लस एंगल सी ये हमेशा 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। या एंगल डी प्लस एंगल बी इसका योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। जबकि अन्य चतुर्भुज जो आप पढ़े हैं जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होते हैं उनका आमने सामने के कोणों का योग 180 होना आवश्यक नहीं है। हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा वही चतुर्भुज या वही क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है और उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो आपको पता चल गई होगी, क्योंकि क्वेश्चन में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जब आपको पता रहेगा कि आमने सामने के कोण 180 डिग्री होते हैं या उनका योग 180 डिग्री होता है तभी तो आप क्वेश्चन को लगा पाए। ठीक, तो एक इंफॉर्मेशन तो ये देना था आपको। एक छोटी सी चीज और छूट गई थी या छूटी हुई है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, एंगल के बारे में। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। तो आज के क्वेश्चन में हम लोग अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो और छोटी सी चीज हमारी छूटी हुई है वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके बारे में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसके बारे में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा ना। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इसको बोलते हैं समपूरक कोण, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं कोटिपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यानी कि कोटिपूरक कोण को केवल पूरक कोण भी बोला जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। कोटिपूरक कोण या पूरक कोण जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, समपूरक कोण जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री यानी कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण के नाम भी आपने कभी न कभी सुना होगा। अगर इनकी विशेषताएं आपको पता है तब भी आप कई सारे क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस चीज को आपको बताने के लिए जरूरी समझा तो बता दे रहा हूँ। अगर हम समपूरक कोण की बात करते हैं तो समपूरक कोण जो होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोनों ही शब्द में पूरक शब्द जुड़ा है। तो पूरक एक ही अपना पूरक नहीं होता है, दो लोगों की बात होगी, एक व्यक्ति दूसरे का पूरक हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर दो कोण की बात होती है, दो कोण एक दूसरे के समपूरक या कोटिपूरक हो सकते हैं, समपूरक या कोटिपूरक हो सकते हैं। कौन से कोण समपूरक होंगे? यानी ऐसे दो कोण जिनका योग यानी जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण। जैसे मान लीजिए अगर कोई एंगल ए है या कोण ए है, उसका मान मान लीजिए 60 डिग्री है और एक एंगल बी है तो इसका मान 120 डिग्री है। तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा? 120 और 60 180। इसका मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण है। 60 का समपूरक 120, 120 का समपूरक 60। तो उन ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। क्या होते हैं? समपूरक कोण होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाए, एक लाइन आपने इधर खींचा, एक लाइन यहाँ खींचा, तो ये जो कोण होगा आपने पता है आपको कि सीधी रेखा पर जो कोण बनता है ये 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 180 डिग्री का। तो इस 180 को अगर हम दो भागों में डिवाइड कर दें, मान लीजिए आपका 70 डिग्री का है, तो बचा हुआ जो होगा वो कितने का होगा? 110 का। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे? समपूरक होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? समपूरक। ठीक है। ठीक यही चीज कोटिपूरक कोण के अंतर्गत भी आती है। लेकिन कोटिपूरक कोण में क्या होता है कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो, कितना हो? 90 डिग्री, तब इसे हम लोग कोटिपूरक कोण कहते हैं।
जैसे अगर 90 डिग्री या राइट एंगल आप कोई बना लेते हैं, 90 डिग्री यही है समकोण, तो समकोण को अगर दो बराबर भागों में बांट दे, एक हो गया मान लीजिए 40 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा 50 डिग्री, तभी तो दोनों का योग 90 होगा। तो 40 डिग्री 50 का समपूरक है, 50 डिग्री 40 का कोटि पूरक है। क्या है? कोटि पूरक। समझ रहे बात को? और अगर एग्जाम्पल दे तो जैसे मान लीजिए एंगल ए है या कोण ए है, वो 40 डिग्री है, तो इसका कोटि पूरक कोण एंगल भी कितना होगा 50 डिग्री। क्योंकि और ये 50 आएगा कैसे? 50 आएगा कैसे? तो दोनों का योग 90 होता है, तो 90 में से 40 घटा देंगे, तो आपका अगला वाला कोण आ जाएगा कोटि पूरक। उसी तरीके से अगर यहाँ पर एक एंगल दिया है, दूसरा पता करना है, तो 180 में से घटा देंगे। यहाँ पर एक एंगल दिया है, एक पता करना है, तो 90 में से घटा देंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, और इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे या आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, और आगे अगर हम बढ़े, आगे देखें, तो अब इन सब चीजों के बारे में और जो पीछे पढ़े हुए हमारा कॉन्सेप्ट है, जो आपने ट्रायंगल के बारे में या कोण के बारे में पढ़ा है, उनको आधार बनाकर हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अच्छा, एक और कंसेप्ट था, शायद मैंने उस बारे में आपको बताया था, और वो कंसेप्ट था ट्रांसवर्सल लाइन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसवर्सल लाइन वाला कंसेप्ट। इसको आप ट्रायंगल में या फिर एंगल में या फिर क्वाड्रिलेटरल में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन से संबंधित है ना। दो दो पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है, कोई रेखा काटती है, तो इसी को हम लोग तिर्यक रेखा या फिर ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और यहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे इन दो पैरेलल लाइन के बीच में जो दोनों एंगल बनते हैं, इनको हम लोग को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का योग जो होगा वो, जैसे यहाँ पर अगर ए है, तो जो ये एंगल ए बना, यह प्लस यहाँ पर अगर बी है, तो जो ये एंगल बी बना, इन दोनों का योग 180 होगा। इसके अलावा को इंटीरियर एंगल के अंदर अगर हम देखें, तो इस कोण का यह कोण एकांतर कोण होता है। एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इस कोण का एकांतर कोण ये होगा, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ऊपर भी इसी तरीके से देखिए, इंटीरियर हो गए। अब बाह्य वालों को देखें, तो इसका एकांतर कोण यह होगा, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। इसका एकांतर कोण यह होगा, तो यह दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, ये सब चीजें आप ट्रांसवर्सल लाइन में सीख चुके हैं। अब अगर शायद अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो एक बार हम इसको सही से बना के आपको लिखा देते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। किससे संबंधित है? ट्रांसवर्सल लाइन से। ट्रांसवर्सल लाइन है क्या? आपने देखा कि अगर दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई लाइन काट रही है, तो कई प्रकार के एंगल बनते हैं। अगर इन एंगल का हम नाम लिख दे, हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो इसमें आप देखेंगे कि जो अब सीधा सीधा हम लिख रहे हैं आपको, वो आपको नोट करना है। जैसे एंगल 4 और 6, एंगल 4 और एंगल 6, ये दोनों को इंटीरियर है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। उसी तरीके से एंगल 3 और 5, ये एक साइड, ये दूसरे साइड, ये भी को इंटीरियर एंगल ही है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5, इनका योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? ये दोनों क्या है? यहाँ पर आप लिख लेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, आगे अगर देखें तो एंगल 1, सॉरी पहले इंटीरियर की बात कर लेते हैं। एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 यह बराबर होगा एंगल 5 के। ठीक है, एंगल 4
और एंगल 5 क्या होंगे, बराबर होंगे या इक्वल होंगे। उसके साथ एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 यह बराबर होगा एंगल 6 के। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये लोग हैं आपके कौन से कोण है, एकांतर कोण है। कौन से कोण है, इंटरनल एकांतर कोण या आंतरिक एकांतर कोण है ये दोनों, आंतरिक एकांतर कोण, आंतरिक एकांतर कोण। ये इसके आंतरिक एकांतर कोण है, ये इसका आंतरिक एकांतर कोण है, ये इसका है, ये इसका है, इसलिए एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा। अब अगर हम और देखें बाह्य एकांतर कोणों को देख लें, तो एंगल 1 यह बराबर किसके होगा, इसका एकांतर कोण एंगल 7, एंगल 2 इसका एकांतर कोण एंगल 8। तो एकांतर कोण आपस बराबर होते हैं, तो ये दोनों भी आपस बराबर होंगे। ये कैसे, ये भी एकांतर कोण है, लेकिन ये क्या है, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर हम बात करें तो फिर एक एंगल और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण। संगत कोण में अगर हम देखें तो संगत कोण में आएगा आपका जो एक ही साइड हो, इस ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड हो और बराबर हो। ऐसा कोण कौन सा है, एंगल 1, यह बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 6 के। ठीक है, और अगर हम बात करें तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 की, एंगल 8 के। क्यों बराबर होंगे, ये दोनों संगत कोण। क्या है, संगत कोण। उसी तरीके से इस साइड भी आप लिख सकते हैं, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 5 के, और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। क्यों बराबर होगा, ये दोनों है संगत कोण। तो इतनी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, ट्रांसवर्सल लाइन से संबंधित या फिर तिर्यक रेखा से संबंधित, या जब दो समांतर रेखा को एक कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो एंगल क्रिएट होते हैं, जो एंगल बनते हैं, उनमें ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रिलेशन या संबंध होता है। तो इसको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए, नोट करके इसको अच्छे से समझ लीजिए। कई बार हम इसको आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने सिस्टमेटिक तरीके से लिख के आपको नोट भी करा दिया ताकि आपको कोई समस्या ना आए। ठीक, तो चलिए अब आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू करते हैं और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि जो आज के सेशन में बताई गई आपके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठा हुई है, उनका आप किस तरीके से उपयोग कर पाते हैं या उनका आप किस तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, देखिए और ध्यान से पढ़िए और इस प्रश्न को करने का प्रयास करिए ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और आप पाएंगे कि बहुत ही आसान। आप ज्योमेट्री अगर आपको सारे कंसेप्ट आपने समझ लिया है, सभी फिगर की विशेषताओं को आपने जान लिया है अच्छे से, तो फिर प्रश्न तो बिना लिखे हो जाएगा, बिना पेन को डुलाए। इतना आसान होता है ज्योमेट्री, लेकिन समझना ही, सारी चीजों को याद करना ही, सारी चीजों को समझना ही, कितने प्रकार के एंगल होते हैं, कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है, ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना ही एक कठिन काम है। अगर इसी को आपने कर लिया तो प्रश्न लगाने में आपको या क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको समय लगने वाला नहीं, इसीलिए इस सेशन में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, देखें, दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री। पूरक कोण मतलब मैंने बोला था कि कोटि पूरक कोण को ही पूरक कोण कहते हैं, कोटि पूरक कोण को ही क्या बोलते हैं, पूरक कोण। और इनका अंतर जो है वो 12 डिग्री। सम आपको पता है कि 90 डिग्री होता है, सम आपको पता है 90 डिग्री होता है। यदि इनमें छोटा कोण यक्स है तो 2x माइनस 5 डिग्री का मान बताइए। यानी दो कोटि पूरक कोण है जिसमें से छोटा कोण यानी स्मॉल एंगल
जो है उसकी वैल्यू यक्स है। अगर छोटा कोण यक्स है तो बड़ा वाला कोण क्या होगा? बड़ा वाला कोण क्या होगा भाई? दोनों कोणों का योग 180 होता है। एक यक्स है तो दूसरा क्या हो, सॉरी 180 नहीं 90, कोटि पूरक कोण की बात हो रही है। कोटि पूरक के दोनों कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री। तो एक कोण अगर एक्स है तो बड़ा कोण की बात करें या दूसरा कोण बात करें तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। 90 में से एक्स घटा देंगे दूसरा कोण आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे ये समझाया। अब आपको दोनों कोण पता चल गए और आपको वैल्यू निकालनी है 2x माइनस 5 डिग्री। अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है x प्लस 90 माइनस x, x प्लस 90 माइनस x, यह बराबर होगा कितने के? 90 के। यह बराबर होगा कितने के? 90 के ना। तो x x तो कट ही जाएगा, 90 इक्वल टू 90 आ जाएगा, मतलब कोटि पूरक कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए अब हमको कुछ और करना पड़ेगा। हमको कुछ और करना पड़ेगा। कुछ और क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि अगर एक को आप x मान लेते हैं, छोटा कोण x है, बड़ा कोण आप y मान लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर होता है 90 और x माइनस वाई बराबर दिया है 12। x माइनस वाई बराबर दिया है कितना? 12। कोई कंफ्यूजन? ये तो दिया है ना, दो कोणों का मापों का अंतर 12 डिग्री है। अब अगर ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, अगर इससे हमको x और y की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है? चाहे तो दोनों को घटा दीजिए, चाहे तो जोड़ दीजिए। फिलहाल ये प्लस है, ये माइनस है, तो हम जोड़ ही देते हैं, तो y y से कैंसिल हो जाएगा और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 90 और 12 102 और x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 102 बटा 2 यानी कि 51। x की मान आ गया 51, x का मान आ गया 51। अगर x का मान आ गया तो आप इसकी वैल्यू निकाल ही सकते। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 2 गुणे 51 माइनस 5। 2 गुणे 51 कितना हो जाएगा? 51 दूना हो गया 102 और माइनस 5 अगर करेंगे तो फिर आपका हो जाएगा 97। कितना आ गया? 97, यही तो होगा। और यहाँ में से 97 तो कहीं पर लिखा ही नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। 97 आपके पास यहाँ पर है ही नहीं। ठीक, इसीलिए ये ऑप्शन भी है आपके पास कि भैया ऊपर में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सही क्या है? 97। ठीक, उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े या अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, तो अगला जो प्रश्न है आपका ये, इस प्रश्न को जरा एक बार ध्यान पूर्वक पढ़िए और करने का प्रयास करिए ना, तब तक हम थोड़ा जल ग्रहण कर लें। ठीक, चलिए जल्दी करिए, ध्यान पूर्वक देखिए, पहले अच्छे एक बार समझ लीजिए। 130 डिग्री के समपूरक कोण का पूरक कोण कौन सा है? तो पहले आपको 130 डिग्री का समपूरक कोण निकालना है। पहले क्या निकालना है? समपूरक कोण। फिर जो एंगल आएगा उस एंगल का पूरक कोण बताना है। जो एंगल आएगा उसका पूरक कोण बताना है, इतना ध्यान रखिए। तो 2 लाइन का सवाल है, आप लोग इसको जल्द से जल्द करके हमको दिखाइए।
तो यहाँ पर हमको निकालना है पूरक कोण किसका, ध्यान से देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर हम देखें तो 130 डिग्री के संपूरक कोण का पूरक कोण पता करना है आपको, तो सबसे पहले 130 डिग्री का संपूरक कोण पता करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसमें से एक अगर 130 है तो दूसरा वाला क्या होगा? 180 में से अगर पहला कोण मान लीजिए, या फिर 130 का अगर आपको संपूरक निकालना है, 130 का संपूरक निकालना है, तो 130 का संपूरक निकालने के लिए आपको 180 में से 30 को घटाना, 130 को क्या करना है? घटाना। तो अगर 180 में से 130 को आप घटाते हैं तो आता है 50। और ये जो 50 आ रहा है, जो संपूरक कोण आपने ज्ञात किया, उसका पूरक कोण पता करना है। तो 50 का पूरक कोण क्या होगा? 50 का पूरक या कोटि पूरक कोण क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री का कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो 50 का पूरक कोण 90 माइनस 50, 90 में से 50 घटाएंगे तो आएगा 40 डिग्री। कितना आएगा? 40 डिग्री। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 3 आपका सही ऑप्शन है कि 130 डिग्री के संपूरक कोण का पूरक कोण 40 डिग्री होगा। कितना होगा? 40 डिग्री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो आपका, वो भी संपूरक कोण से ही संबंधित है या पूरक कोण से ही संबंधित है। इसको भी ध्यान पूर्वक देखिए। क्या कहा जा रहा है? एक कोण का संपूरक इसके पूरक के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है। कोण का माप बताइए। किसी कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ध्यान पूर्वक अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आप पाएंगे, अगर मान लीजिए कोई कोण है यक्स, कोई कोण है यक्स, तो यक्स का जो समपूरक कोण होगा, यक्स का जो समपूरक कोण होगा वो क्या होगा? 180 माइनस यक्स। और 180 माइनस यक्स जो यह समपूरक कोण है यक्स का, इसके पूरक के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है। इसके पूरक के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है। अर्थात इस कोण का जो पूरक होगा, इस कोण का पूरक कोण कितना होगा? समपूरक उतना, पूरक कोण 90 माइनस यक्स, तो इसके पूरक के 3 गुने से यानी 90 माइनस यक्स मल्टीप्लाई बाई 3, 3 गुना से 15 अधिक है। तो अगर 15 इसमें ऐड करेंगे तब जाके आपको मिलेगा क्या? 180 माइनस यक्स, क्योंकि वही तो संपूरक कोण है। ठीक, अच्छा, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि संपूरक कोण के 3 गुने से बोल रहा है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 त्रिक 27, 270 माइनस 3x और प्लस 15 बराबर 180 माइनस यक्स। अब यक्स यक्स को एक साइड करते हैं और बाकी को उस साइड करते हैं या एक साइड करते हैं नंबर। तो इधर नंबर ज्यादा है, इधर वाले नंबर को ही हम लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 270 प्लस 15 है, ये वाला इधर आएगा तो माइनस 180। सारे नंबर खत्म।
और उसके बाद अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं -3x को, तो इधर आएगा तो +3x और इधर तो -x है। तो फिर अगर हम इसको करते हैं तो फिर 180 270 + 15, 270 + 15 कितना हो गया 80 85। 285 में से 180 घटाना है, यह बराबर होगा 3x में से 1x घटाएंगे 2x के। 285 में से 180 घटा देंगे तो आपका बचेगा 105। 105 जो बराबर है वो 2x के। तो x कितने के बराबर होगा 105 बटा, यहाँ देख लेते हैं 105 बटा 2 के, 2 बचे 10 और आपका हो गया फिर 2 दूना 4 और बचा 1, 2 बचे 10, 52.5। कितना आया 52.5, यानी यक्स की वैल्यू जो आई वो 52.5 है। और आपने यक्स कोण को ही माना था, तो यक्स का जो वैल्यू आया 52.5, यही तो वो अभिष्ट कोण है। और इसलिए जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका, वो आपका सही आंसर होगा 52.5। 52.5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है। देखिए एक कोण है, कोण का मान है x डिग्री, मान लेते हैं कोण x है। इसका समपूरक कितना होगा 180 माइनस x, यही ना होगा। इसके पूरक यानी कि जो यह कोण है इसका पूरक कोण, इसका समपूरक तो 180 हुआ, तो पूरक कितना होगा, कोट पूरक कितना होगा 90 माइनस x, क्योंकि पूरक कोणों का योग 90 होता है, समपूरक कोणों का योग 180 होता है। इसके पूरक के 3 गुना, 3 गुना से 15 अधिक, अगर 3 गुना करके +15 के बराबर कर दे तो वह उसके संपूरक के बराबर है, यही तो इसमें लिखा है। अगर आपने ये समझ लिया तो बाकी काम खत्म। बाकी इसको आपने हल कर लिया ना, इसको आपने हल किया, यहाँ से आपको यक्स की वैल्यू पता चल गई। यक्स की जो वैल्यू आई वो आई 52.5 डिग्री, अर्थात आपका जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर 3 52.5 डिग्री इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो संबंधित है आपका ट्रायंगल से। अभी कोणक, पूरक, समपूरक ये अभी अभी आप लोग पढ़े हैं। अब आपका जो प्रश्न है वो संबंधित है किससे, ट्रायंगल से, त्रिभुज से। तो त्रिभुज के बारे में आपने पहले से पढ़ रखा है। अगर इसके प्रश्न को करने का प्रयास करें तो आपको कहा गया है ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बना लीजिए। और ये जो ट्रायंगल है पी क्यू और आर है इसका नाम, इसमें एंगल पी जो है वो 80 डिग्री है, एंगल क्यू जो है वो 58 डिग्री है, और ओ क्यू और ओ आर क्रमशः एंगल क्यू और एंगल आर के समद्विभाजक भाजक है। ओ क्यू और ओ आर, ओ क्यू क्रमशः किसके किसके हैं, क्यू के और आर के। ठीक है, इसका समद्विभाजक एक है, एक इसका समद्विभाजक, सॉरी आर का। कहाँ गया भाई, इसमें इरेजर नहीं है क्या, मामला फंसा देते हैं। एंगल पी 80 डिग्री है, ओ क्यू और ओ आर, आर इधर है ये ओ है, तो ओ क्यू हो गया और ओ आर हो गया, ये दोनों एक एंगल क्यू का समद्विभाजक है, मतलब इसको बराबर भागों में बांट रहा है, एक इसको बांट रहा है। ठीक है, एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, आपको ये वाला एंगल पता करना, बहुत ही आसान। आसान कैसे है भाई, ये 80 है, ये वाला एंगल 80 है, देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल 80 है,
ये वाला एंगल 58 है, 58 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो 180 होता है। तो एंगल आर अगर आपको पता करना है तो 180 में से जो बाकी दोनों कोण दिए गए हैं उनका सम आप घटा दीजिए। तो 80 और 58 का जो सम होगा वो होगा 128। तो 180 में से 58 जब 128 20 में 138 कितना आएगा? 138। 180 में से 138 घटाएंगे तो आपका आएगा 2 4, यानी कि आपका आ गया 42। कितना आ गया? 42। ये 42 किसका माना है? एंगल आर का। और ये दोनों समद्विभाजक हैं तो ये 58 को बांट देगा आधे भाग में, ये 42 को। 58 का आधा अगर आप करेंगे तो फिर कितना आएगा? 58 का आधा आप करेंगे 25, 25 25 4 29, 29 दूना 58, ये 29 डिग्री। और ये 42 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 42 का आधा करेंगे तो 21, तो ये आधा 21 ना। तो अगर ये 21 है, ये 29 है, तो ये जो नया वाला ट्रायंगल बना है इसमें ये एंगल निकालना, तो 180 में से इसको घटा लीजिए, बात खत्म ना। आराम से पता चल जाएगा। 180 में से इसको घटाएंगे, 180 में से अगर आप इसको घटाते हैं कितना आ गया? 29 और 21 को, तो 30 20 50, तो फिर कितना आ जाएगा? 130। कितना आ जाएगा? 130, 130। आराम से आ गया। ठीक है, बिना ये सब किए भी आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं अगर आपने ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। ये तो मैं आपको नॉर्मल प्रॉपर्टीज से आपको करना बता दिया कि आप बारी बारी से निकाल के इसको जोड़ के पता कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी करने का प्लान नहीं, यहाँ पर 180 दे दिया है तो आपको कुछ करना ही नहीं। ये भी देखिए बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि आपको अगर जो प्रॉपर्टी बताई गई थी अगर वो आपको पता हो तो, अगर P है, Q है, R है और ये इसका समद्विभाजक है और इसका समद्विभाजक है जो O पे मिल रहा है, और ये आपका अगर 80 डिग्री है, तो बाकी किसी चीज की आपको जरूरत ही नहीं, बाकी किसी चीज की आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? आपको इसके और इसके बीच में संबंध बताया गया था, इसके और इसके बीच में संबंध बताया गया था, और आपने पाया था कि यह जो एंगल है ना, इस एंगल के आधे से इस एंगल के आधे में 90 जोड़ने पर प्राप्त होता है, या 90 घटा 90 में से अगर उसको घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 80 में से अगर आप, कितना है? 80 है, 80 का आधा कितना हो जाएगा? 80 का आधा कितना हो जाएगा? 80 बटा 2 ना, बराबर 40। तो यह एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस 40, 90 प्लस 40 मतलब 130। बात खत्म, यही इसका आंसर है। क्योंकि आपको ये कंसेप्ट बताया गया था कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और उसके दो कोणों का समद्विभाजक जिस पॉइंट पे मिलता है, तो उस पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल होगा, यानी एंगल ओ जो होगा, वो बराबर होगा 90 प्लस जो यहाँ पर एंगल है, यानी कि एंगल पी बटा 2 के। ये बताया गया था। तो एंगल ओ ही तो पता करना है, 90, और एंगल पी कितना है? 80। 90 प्लस 80 बटा 2, यानी 90 प्लस 40, 90 प्लस 40 कितना हो गया? 130। बात खत्म, 130 डिग्री आ गया आंसर। 130 डिग्री अगर वो कंसेप्ट आपको याद है जो आपको बताया गया था, तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो फिर आपको थोड़ा सा मैटर बढ़ाना पड़ेगा, जो कंसेप्ट याद है उससे कर पाएंगे आप। यहाँ पर भी आप कम से कम ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग तो जानते ही, इतना तो पता ही है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये तो भूल ही नहीं सकते ना, इसको भूल जाएंगे तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 होता है, और समद्विभाजक का मतलब आप जानते हैं, समद्विभाजक मतलब एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगा।
दो बराबर भागों में बांट देगा। तो इसको समझ विभाजित कर, तीनों कोणों का योग 180 है, ये 58 है, ये 80 है, तो तीसरा कोण तो निकाल लेंगे ना। 180 में से दोनों का जोड़ के घटा दीजिए, तो तीसरा कोण आ गया। ये दोनों एक दूसरे को आधा आधा कर रहे हैं, तो 58 का आधा हो गया, 42 का आधा हो गया, 29 और 21 हो गया। और इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो ये एंगल, ये एंगल का 180 होगा, तो इसको निकालना है तो 180 में से 29 और 21 जोड़ के निकाल देंगे, तब भी 130 आएगा। बहुत ही सिंपल से है, लेकिन इस पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की और ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप कंसेप्ट को समझे रहेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, आप आसानी से इस चैप्टर के प्रश्नों को कर पाएंगे, है ना। गर्मी बहुत है, पसीना हो रहा है, पसीने में भाई हम पढ़ा रहे हैं आपको, पढ़ते रहिए अच्छा ध्यानपूर्वक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक प्रश्न और ये है आपका त्रिभुज से ही संबंधित। इस प्रश्न को देखिए, त्रिभुज से संबंधित ही आपका प्रश्न है, ट्रायंगल से संबंधित ही प्रश्न है आपका। अगर इस प्रश्न को भी आप ध्यान पूर्वक पढ़ें तो क्या लिखा है, एक त्रिभुज है एबीसी, शीर्ष ए से एक रेखा को बढ़ाया जाता है। पहले तो त्रिभुज खींच लीजिए एबीसी, उसके बाद आपसे बोला गया शीर्ष ए से एक रेखा को बढ़ाया जाता है। ए से एक रेखा को बढ़ाया जाता है जो भुजा बीसी से बिंदु डी पर मिलती है। भुजा बीसी से बिंदु डी पर मिलती है, तो बढ़ाया किधर जा रहा है, मान लीजिए इधर से आ रहा है, इससे मिलता है यहाँ डी। ठीक है, यदि सी डी बराबर ए डी, सी और डी यह बराबर है ए और डी के, ठीक है, और एंगल डी ए सी बराबर 23 डिग्री, एंगल डी ए सी मतलब ये वाला एंगल है 23, ठीक है, और एंगल डी ए बी बराबर 56, एंगल डी ए बी बराबर 56 का पूरक कोण, डी ए बी कौन है, डी ए बी ये वाला एंगल जो है, ये 56 का पूरक कोण, तो 56 का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस 56, 90 माइनस 56 घटाएंगे तो आएगा 4, और यहाँ पर बचेगा आपका 3, यानी ये जो है वो आपका हो गया 34, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी का मान क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, इसका मान आपको पता करना, ठीक है। पता चल जाएगा, हाँ पता चल जाएगा, आराम से पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए कैसे पता चल जाएगा, ये है 23 डिग्री और ये दोनों साइड बराबर है, और आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बताया गया था, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर है और ये साइड इस साइड के अगर बराबर है ना, इक्वल है, तो फिर एंगल भी इसके आमने सामने वाले इक्वल होंगे। तो ये अगर 23 है तो ये भी कितना होगा, 23 डिग्री, कितना होगा, 23 डिग्री, ये 23 डिग्री है, ये 23 डिग्री और ये 34 डिग्री। तो आपको ये पूरा कोण कितने का होगा, ये पूरा एंगल कितने का होगा, पूरा एंगल जो होगा आपका वो 23 और 34 को जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 3 2 5 57 डिग्री, ये 57 डिग्री, ये 23 डिग्री, और आपको ये पता करना है। तो इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में नहीं पता हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज में इस वाले एंगल का मान 57 डिग्री, इस वाले एंगल का मान 23 डिग्री, तो इस वाले एंगल का मान 180 में से दोनों जोड़ के घटा दीजिए, तो 180 माइनस 23 और 57 जोड़ेंगे तो 60 20 80, कितना आ गया 80, तो जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 100 डिग्री, कितना आएगा 100 डिग्री, एंगल बी बराबर कितना आ गया 100, क्या 100 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, तो 100 इज द करेक्ट आंसर या 100 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। देखिए सारे कंसेप्ट आपको जो पीछे पढ़ाए गए सब यहाँ पर धीरे धीरे एक एक आ रहे हैं, कैसे आप उस कंसेप्ट का यहाँ यूज करेंगे, ये मैंने पहले बताया कि जब आप क्वेश्चन लगाएंगे
तब वो सारे कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, सारी विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए, तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे, नहीं समझ नहीं पाएंगे, कहाँ से करेंगे जब नहीं पता रहेगा। ज्योमेट्री बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप सारे सारे आपके कंसेप्ट, सारे थ्योरम, सारी विशेषताएं, अलग अलग फिगर की आपको याद हो, तो आसानी से आप इसका, हाँ ये इतना है, ये इतना होगा, ये इतना है, ये इतना होगा, तुरंत निकाल लेंगे। कुछ किया गया देख रहे हैं, पूरा साल हो गया बस फिगर बनाए हम आपको समझाने के लिए, उसके बाद 2 लाइन लिखे, 2 समझ सकते हैं लेटर, आंसर आपका आ गया। लेकिन बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कौन किसके बराबर होगा, कौन किससे बड़ा होगा, कौन किससे छोटा होगा, किससे दुगना होगा, ये सारी चीजें आपको पता होगी। ये तब पता होगी जब आप पूरे त्रिभुज के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़े रहेंगे, और जो पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन में ये सारे आपको पहले बता दिए गए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से दोबारा वीडियो को ध्यान पूर्वक देख के जो भी चीजें हैं छोटी छोटी उसको नोट कर डालिए। नोट्स पता नहीं आप लोग बनाते हैं नहीं बनाते हैं, तो क्वेश्चन का नोट्स तो मत बनाइए, लेकिन जो बातें आपको कंसेप्ट बताई गई है उसके जो छोटे मोटे पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें नोट कराता नहीं हूँ, तो आप उसको नोट करते रहिए, नोट करके पॉइंट वाइज नोट्स बना लीजिए, सारे करेक्टरिस्टिक्स को एक जगह लिख लीजिए, ताकि आपको उस आराम से जब वो चीजें याद हो जाएंगी तो उन प्रश्नों को करने में आपको आसानी होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका, ये तो कुछ और ही कलाकारी दिख रही है इस प्रश्न में, देखिए कलाकारी दिख रही है, तो हम लोग भी कुछ कलाकारी करेंगे। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, क्या लिखा है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एक त्रिभुज के 3 कोण। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के 3 कोण हैं, ए, बी और सी, और एंगल A/4, एंगल A/4 प्लस एंगल B/4 प्लस एंगल C/5 इज इक्वल टू 41 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B का मान ज्ञात कीजिए। एंगल A प्लस एंगल B का मान ज्ञात कीजिए। कैसे पता निकलेगा ये, कैसे निकलेगा ये, निकाल लीजिए। देखिए आसान तरीका बताते हैं आपको, ये तो आपको दिया है क्वेश्चन में, और आपको ये तो पता ही है कि एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ये तो होता ही है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो पता ही है आपको पहले से। तो अगर एक समीकरण आपके पास ये पहले से मौजूद है, दूसरा वो है, और उसमें से आपको पता करना है एंगल A प्लस बी, यानी C को आपको जरूरत नहीं है, तो C को बराबर करके अगर हम काट दें, C को बराबर कैसे करेंगे, C/5 है तो उस सब में 5 का भाग दे दें, क्या कर दे, सब में 5 का भाग, तो 5 का भाग देने पर इस समीकरण में, समीकरण 2 ये है, इस समीकरण में 5 में 5 का भाग देने से क्या होगा, एंगल A/5 प्लस एंगल B/5 प्लस एंगल C/5 बराबर 180/5। ठीक है, अब हमको C की जरूरत है नहीं, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस करने पे ये कट जाए, और आपका यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा, एंगल A/4 माइनस एंगल A/5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आएगा प्लस, माइनस ही है तो माइनस एंगल B/4, ये प्लस है ना तो प्लस, माइनस
एंगल बी बटा 5, यही तो आया। और बराबर ये कितने के आया, 180 बटा 5 करेंगे तो 5 तिहाई 15, और 5 36 36, और 41 में से 36 निकालेंगे तो कितना आएगा, 41 माइनस 36 है ना, तो फिर आ गया 5। लो भैया, अब इसको हल कर लीजिए, हल कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो जो पास पास वाले हैं, पहले जो सम जिनका जिनका एक ही है उनको पास पास कर लेते हैं। जैसे एंगल ए बटा 4 है और एंगल बी बटा 4 है, प्लस माइनस एंगल ए बटा 5 है माइनस एंगल बी बटा 5 है। ये समझ में आ गया होगा आपको, मिटा देते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी तो हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी बटा 4, माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एंगल ए प्लस एंगल बी बटा 5, बराबर कितना है 5 के, तो 5 बटा 1 हो जाएगा। तो हो गया ये आपका कितना हो जाएगा, इसको अगर आप हल करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 5 एंगल ए, बहुत लंबा प्रोसेस हो जा रहा है, प्लस 5 एंगल बी, क्वेश्चन ही ऐसा है तो क्या करें, और माइनस 4 एंगल ए प्लस 4 एंगल बी बटा 5 चौक 20 बराबर 5। ध्यानपूर्वक जो बोल रहे हैं उसको लिखते रहिए। अब इसको अगर आप देखिए, 5 एंगल ए है 5 एंगल बी है, 4 एंगल ए है 4 एंगल बी है, और ये माइनस में ही है, किसमें है, माइनस में ही है। तो 5 में से 4 ए घटेगा तो एक एंगल बचेगा, एक एंगल बचेगा, और 5 एंगल बी में से 4 एंगल बी बचेगा तो एक एंगल बी बचेगा, बटा 20 बराबर कितना है, 5 है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 20 पंजे 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, कितना आ गया, 100 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या गया, एंगल और एंगल बी, तो क्या आ गया 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 100 डिग्री। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, जोड़ घटाना गुणा भाग आएगा, आंसर आपका आ जाएगा। और ये बहुत कठिन, इसमें गुणा भाग करना भी नहीं है, बस आपको एंगल एंगल बार बार लिखना है। एंगल एंगल लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप इनको एक्स वाई जेड मान लीजिए, बाद में आप एक्स वाई जेड मान लिए, बाद में इसको एंगल उसके स्थान पर प्रतिस्थापित कर दीजिएगा, तब भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी वो 100 आएगी, तो एंगल ए एंगल बी की वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया बात, एकदम आसान है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको आ गया होगा, या इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न हम लोग इसको भी करेंगे, लेकिन एक प्लस हम लोग जरा चक्रीय चतुर्भुज वाला देख लेते हैं। एक प्रश्न वाला था, इसमें कुछ और भी चीजें दी गई है ना, चलिए तब भी देखते हैं।
देखिए क्या लिखा गया है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज किस पे होगा, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। और मान लीजिए ए बी सी डी है, ए बी और ए बी भुजाएं ए बी और डी सी जब विस्तृत की जाती है तो बिंदु ए पर मिलती है। ए बी और ए डी जब विस्तृत की जाती है तो ये मिलेंगी कहाँ भाई, ए बी और डी सी। अच्छा, ए बी और डी सी ये जब विस्तृत की जाती हैं तो कहाँ मिलती हैं, ई पर। ठीक है। और भुजाएं BC और AD जब विस्तृत की जाती हैं तो बिंदु F पर मिलती है। भुजाएं BC और AD जब यह आगे बढ़ाई जाती हैं तो ये आगे जाके मिलती हैं आपकी यहाँ पर बिंदु F पर। यदि एंगल BFA ये वाला एंगल 60 डिग्री और AED ये वाला एंगल 30 डिग्री, एंगल ABC का माप बताइए, एंगल ABC का माप बताइए। ठीक है। इसके लिए चक्रीय चतुर्भुज की एक और विशेषता आपको पढ़नी है जो आपने अभी पढ़ी नहीं और उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, हालांकि निकल जाएगा क्वेश्चन। जो इसका सही आंसर आपका होगा 180 180। इसमें से अगर किसी का मान दिया होता तो आपके लिए हो जाता आसान, लेकिन यहाँ पर इसमें से किसी माँ का मान दिया नहीं गया। कहाँ सवाल आगे ले आप।
चलिए, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। और इसी प्रश्न के साथ हम आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं, और फिर जल्द ही हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, जिसमें 2-4 क्वेश्चन और हम लोग ज्योमेट्री से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक या फिर नए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके 1-2 टॉपिक ही अब आपके सिलेबस के अनुसार बचे हुए हैं। लेकिन मुख्य रूप से अभी आपको मेंसुरेशन पढ़ना है। मेंसुरेशन भी एक बड़ा चैप्टर्स है, जैसे ज्योमेट्री है तो अलग अलग आकृतियों का मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति के बारे में अध्ययन करना है। तो मेंस इसके बाद ही हम लोग मेंसुरेशन पढ़ लेंगे, ताकि ज्योमेट्री यानी एक फिगर वाला मामला धीरे धीरे समाप्त हो जाए। उसके बाद 1-2 चैप्टर्स आपके और बचे हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह। तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता वगैरह उसको भी हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और ज्योमेट्री के 2-4 क्वेश्चन के साथ, जिसमें आप लोग चक्रीय, चतुर्भुज और अन्य जो कह सकते हैं कि ज्योमेट्री ज्यामितीय फिगर है उसके बारे में या उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और फिर हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खेलते कूदते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। कार्य